थे, ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया, 1958 में एक्सपेरिमेंट किया और इनके एक्सपेरिमेंट में भी सेम रिजल्ट मिला जैसा ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में मिला था। डिफरेंस क्या था, इन्होंने नाइट्रोजन नहीं लिया, इन्होंने नाइट्रोजन आइसोटोप ना लेकर इन्होंने क्या लिया, रेडियो एक्टिव थायमीन लेकर किया सेम एक्सपेरिमेंट। क्यों? रेडियो एक्टिव को डिटेक्ट करना आसान होता है, रेडियो एक्टिव चीजों को डिटेक्ट करना आसान होता है, बहुत सारे डिटेक्टर है हमारे पास जिसकी मदद से आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिटेक्टर की मदद से उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेकर, रेडियो एक्टिव थायमीन लेकर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कर डाला। सेम रिजल्ट यहाँ पे भी मिला उनको, जो रिजल्ट उनको मिला था सेम रिजल्ट इनको भी मिला। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट, दोनों एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही तरीके से करता है। कौन से तरीके से? सेमी कंजर्वेटिव। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से हो सकते हैं कि 20 मिनट के बाद क्या हालत होगी, कितने परसेंट N14 होगा, कितने परसेंट N15 होगा, ये न्यूमेरिकल हो सकते हैं, आपको आने लगे कैलकुलेट कर सकते हो। अभी इतने हैं तो इतने मिनट के बाद कितने हो जाएंगे, इतने मिनट के बाद कितना हो जाएगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। सॉल्व करने का सीधा तरीका है, डीएनए को खोल दो, अलग अलग कर दो और जो खाना खिलाओगे वही नया बनेगा। तो नया बनेगा, यहां पर बन रहा था N14 बनेगा। आपको कंडीशन अलग अलग दे सकता, जो भी नहीं यही कंडीशन पूछे हमेशा पूछ दे। अब इसको उठाकर N15 में डाल देंगे तो अब क्या होगा, तो आपको सिचुएशन का सोचना होगा, सिचुएशन जो देगा नई सिचुएशन का सबको क्वेश्चन सोचना होगा और आंसर देना होगा। जो भी नया बनेगा, जैसा खाना मिलेगा वैसा बनेगा नया वाला। N15 में डाल देंगे तो सारा कुछ N15 में ये ऐसा का ऐसा रहेगा ही, खुलकर अलग अलग हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा दोनों के बीच में, और नए जो पार्टनर आएंगे वो अब जो खाना मिलेगा वो वाले आएंगे। समझ में आ रही बात? खत्म हो गया, एक्सपेरिमेंटल वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल चीजें हैं, समझने वाली चीजें हैं, समझ गए तो बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा लगेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया होगा होपफुली, इतने सारे एक्सपेरिमेंट, 4-5 एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनना। तो पढ़ते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन जब होता है तो पढ़ते हैं, सुनेंगे डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, सभी को पता है डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें, और डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, उनमें से एक स्ट्रैंड आपको पता है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। अगर हम आपसे पूछें ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें से ये स्ट्रैंड 5 प्राइम है, तो यहां पर कौन सा होगा, ये 3 प्राइम, ये वाला बहुत अच्छी बात है, ये बात आपको अच्छे से पता है। लेकिन अब हम आपसे जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो बताइएगा। अब हम आपको, चलो इसको और कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए हम इसको अलग अलग कर देते हैं, एक सिंगल स्ट्रैंड बना देते हैं। ये है, ये रहा 5 प्राइम एंड और ये रहा 3 प्राइम एंड। पूछना वही था लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए सिंगल स्ट्रैंड पे ले चलते हैं, तो आप देखने में कंफ्यूज ना हो जाए यहाँ वहां। अब देखना, यहाँ पर लिखते हैं ABCDEF जी, वेरी गुड, तुम लोग को आती है, तो एफ भी लिख दिए। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, लो ए जी भी लिख दिए यहां पर, ठीक है। हाँ चलो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जी इंड कौन सा प्राइम है, बहुत अच्छी बात है, जी इंड 5 प्राइम, और एफ इंड बहुत अच्छी बात है। आपसे कोई पूछे एफ का मतलब यहाँ पर एफ का मतलब 3 प्राइम और जी का मतलब पता रहती सी बात। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हम पूछ रहे हैं, जल्दी सोच कर आंसर देना। जी और ए की हम बात करें, जी का मतलब यहां पर क्या होगा और ए का मतलब क्या होगा, जी का मतलब 5 प्राइम, एक सेकंड रुक जाओ, लिख देते हैं, तुम लोग भुला दोगे बाद में, कंफ्यूज कर दोगे। जी मतलब 5 प्राइम और ए का मतलब क्यों ना, ए का मतलब 3 प्राइम। अब क्वेश्चन तो दोबारा पूछते हैं, तुम बताएगा अब इस बार। क्वेश्चन है ए और बी का मतलब बताना, ए का मतलब क्या है और बी का मतलब क्या है इस डीएनए में। हाँ अभी तो तुम बोला ए 3 प्राइम है, क्या होगा ए का मतलब और बी का मतलब, कहां गड़बड़ कर दिया, जल्दी से बोलो, तुमको जो लग रहा है वो बोलो, हमारे चक्कर मत पड़ो। हाँ एक बात याद रखना, 3 प्राइम और 5 प्राइम कोई परमानेंट जगह का नाम नहीं है, रिपीट कर रहा हूं, ये पोलैरिटी है, डायरेक्शन का नाम है, दिशा का नाम है।
इसको जितने टुकड़े करेंगे उसमें जो ऊपर की ओर जो डायरेक्शन है वो इधर साइड जो भी होगा वो 5 प्राइम होगा और नीचे तक जो होगा वो 3 प्राइम होगा। इसमें यहां से यहां टुकड़े की बात करेंगे तो ये हिस्सा 5 प्राइम के लिए डायरेक्ट करेगा और ये 3 प्राइम होगा। इन दोनों में ये 5 प्राइम हो जाएगा और ये 3 प्राइम हो जाएगा। इन दोनों कंपेयर करेंगे तो ये 5 प्राइम हो जाएगा, ये 3 प्राइम हो जाएगा। बार बार चेंज करेगा, ये मत कहना एक बार 3 प्राइम बोल दिया तभी 5 प्राइम नहीं हो सकता। हो सकता है। किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं? जैसे हम बोले कि ये इसके राइट है ना, हाँ ये इसके राइट में बैठा हुआ है। अबरार जो है साजिद के राइट में बैठा हुआ है। क्लियर दीजिए बात। ये इसके कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे, इसके राइट में बैठा हुआ है। लेकिन अगर हम उसके कंटेक्स्ट में बात करें तो ये उसके लेफ्ट में बैठा हुआ है। अबरार किसके कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं? किसके कंटेक्स्ट में लेफ्ट है, किसके कंटेक्स्ट में राइट है? कंटेक्स्ट बाई कंटेक्स्ट चेंज होता है। तो अगर हम यहां से यहां की बात करेंगे तो ए होगा 5 प्राइम, बी होगा, बी और सी में बात करेंगे तो एफ, ये फिर 2 एफ आ गए थे, अरे एफ और जी में जी क्या होगा? हाँ समझ में आ रही बात? ये पोलैरिटी है, डायरेक्शन है। 5 प्राइम और 3 प्राइम डायरेक्शन है या पोलैरिटी है, किसके कंटेक्स्ट में चेंज होती रहती है। एक बार आपने कहा ए 3 प्राइम है अगर हम बात करें जी और ए के बीच में, लेकिन अगर हम बात करें ए और बी के बीच में तो ए मतलब होगा 5 प्राइम और बी का मतलब होगा 3 प्राइम। चलेगा? इतनी सिंपल सा लैंग्वेज में है, आपको प्राइम समझ में आने लगा। कहां से किधर को किसको प्राइम, कौन सा प्राइम कहेंगे? सिंपल है, ज्यादा हार्ड तो नहीं गया ये, बहुत अच्छी बात है, जाने भी नहीं देंगे। अब डीएनए की बात करते हैं। देखो समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करना तुम लोग भी। ये डीएनए है। अब डीएनए को डीएनए की तरह बार बार नहीं बनाने वाले हो, ऐसे वाला डायग्राम, सिंपल समझाने वाला डायग्राम। ये डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये डीएनए का एक स्टैंड है, डीएनए का दूसरा स्टैंड है। इस स्टैंड को मान लो, हमने मान लिया 5 प्राइम, तो ये वाला कौन सा होगा? इसको फिर ये वाला ऑटोमेटिकली 3 प्राइम। इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो डीएनए के 2 स्टैंड आपको दिख रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड है। यहां पर आपके नाइट्रोजनस बेस भरे हुए होंगे, ए टी सी जी करके होंगे अलग अलग सीक्वेंस में, और उसके अपोजिट कंप्लीमेंट्री यहां पर होंगे। इनके बीच में बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा इन दोनों के बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 2। और जी और सी के बीच में 3 होंगे। वेरी गुड। तो ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है। फिर भी हम पूछे कहां से तोड़ना, हमको तोड़ना है इसको, डीएनए को, तो कहां, बात समझना। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डीएनए को आप रेप्लिकेट करना है, इन दोनों को डिवोर्स कराना है, इन दोनों को अलग अलग करना है, तब तो जाकर नया वाला इसके लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ पाएंगे, इसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ पाएंगे। समझ पा रहे हो? तो यहां पर इन दोनों को सेपरेट आउट करना पड़ेगा, और सेपरेट आउट करने के लिए इसका वीक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। और वीक पॉइंट कहां होगा? जहां जी और सी ज्यादा हो, या यहां पर ए और टी ज्यादा हो। ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां पर ए टी ज्यादा हो, ऐसी जगह ढूंढेंगे, और जहां पर ए टी रिच सीक्वेंस होंगे। रिपीट कर रहे हैं, द प्लेस वेयर ए टी रिच सीक्वेंस, ए और टी, ए टी रिच एरिया जो होगा, ए टी रिच सीक्वेंस जहां ज्यादा होंगे, ए टी रिच एरिया को आपके वहीं से आपका डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ये लाइन नहीं लिखी हुई एनसीईआरटी में, लेकिन सुन लो, 80 रिच सीक्वेंस जहां पर ज्यादा होंगे उस जगह से ब्रेक डाउन करना, उस जगह से सेपरेट आउट करना बड़ा आसान होगा। और ऐसी जगह पर आपका कौन सा एंजाइम, एंजाइम का नाम भी नहीं लिखा है, जान लेंगे आप। प्रोटीन का नाम आपका डीएनए ए प्रोटीन, प्रोटीन का नाम है डीएनए ए। आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सुन लो। डीएनए ए नाम का एक प्रोटीन आएगा और वो जगह खोजेगा कहां पर पे ए और टी ज्यादा है, और जहां पर डीएनए के पूरी लेंथ में जहां पर ए और टी ज्यादा होगा उस जगह को डिटेक्ट करेगा और उसी जगह पर आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट कराएगा। एंजाइम नहीं है, इसका नाम है डीएनए ए प्रोटीन। आपकी बुक में बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है, आपके नॉलेज में एग्जाम में भी नहीं आने वाला है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिए हैं। डीएनए ए नाम का प्रोटीन आपका डिटेक्ट करेगा पूरे स्ट्रैंड में कहां पर वीक पॉइंट है। जहां भी वीक पॉइंट मिलेगा उस जगह के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा।
सपोज यहां पर उसको वीक पॉइंट मिल गया, सपोज मान लेते हैं यहां पर AT ज्यादा था, ये जगह मिल गई, यहां के हाइड्रोजन बॉन्ड को वो तोड़ देगा तो इसके मतलब यहां पर इस जगह पे जहां पे तोड़ेगा वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाने की वजह से यहां पर ऐसा कुछ शेप बन जाएगा। समझ पा रहे हो? सारी जगह पर आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये सारा एरिया जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वो जगह है जहां पर ये और ये हिस्सा अलग अलग हो गया है, डिवोर्स हो गया इन दोनों का। ये यहां पर ये अलग चला गया, इधर भाग गया और ये इधर भाग गया, इधर पे हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? लेकिन यहां सभी जगह पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। और जिस जगह पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, उस जगह पे एक शेप बनेगा, इसको बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क बना। रेप्लिकेशन फॉर्क आपकी एनसीईआरटी बुक ने इसी डायग्राम को समझाने के लिए बनाया है, आपकी एनसीईआरटी बुक ने, लेकिन सोचो क्या किया है, इसने आधा डायग्राम बनाया आपकी एनसीईआरटी बुक ने, पूरा डायग्राम ना बनाकर आधा डायग्राम बना दिया है, बस सिंपल सा। देखो आधा डायग्राम, आधा मिटा दो इसको तो आधा बन जाएगा। आपकी एनसीईआरटी बुक ने इसी डायग्राम को, देखना समझना, एक्चुअल में ये है, कहीं पे वीक पॉइंट ढूंढा, समझना बात को, वीक पॉइंट ढूंढा और वीक पॉइंट ढूंढकर इसने फॉर्क बनाया, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक ने इसको आधा मिटा दिया, यहां से यहां तक का मिटा दिया, तो ये डायग्राम ये ऐसा बन गया आपका। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम बना है, बस यही डायग्राम है, आधा कटा हुआ डायग्राम। इसको और बड़ा कर दो, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा और। ये फॉर्क बना हुआ है, कटा हुआ फॉर्क है ये ऐसे भी आपकी बुक में बना है, थोड़ा सा और इसको एंगल घुमा दो, ठीक है, कोई बात नहीं, समझाने के लिए कोई एंगल सबसे सुटेबल लगा इसलिए हम एंगल को चूज कर रहे हैं। कोई दिक्कत समझने में ये बात? तो आपको रेप्लिकेशन फॉर्क दिखाई देने लगा, वो जगह जहां पर डीएनए के दोनों स्टैंड आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से ना जुड़े हुए हो, उस जगह को रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। डीएनए के दोनों स्टैंड एक दूसरे से सेपरेट आउट हो चुके हैं। क्या सभी जगह पूरी लेंथ पे हो जाएंगे या पर्टिकुलर कोई जगह पर होंगे? क्यों? क्योंकि अगर पूरे स्टैंड को खोलेंगे, अगर हम ऐसे सेपरेट आउट करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, इतनी एनर्जी बॉडी में, इतनी एनर्जी नहीं होती वहां पर, इनफ एनर्जी नहीं होती वहां पर कि उसको सेपरेट आउट, पूरी लेंथ को सेपरेट आउट कर दे डीएनए की, इसीलिए सिर्फ थोड़ी दूर तक ही खोल पाता है। और जहां पर डीएनए का डबल स्टैंड सिंगल स्टैंड डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस जगह को रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। क्लियर है? और वो जगह जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसको ORI कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORI शॉर्टकट में फुल फॉर्म है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं, वो जगह जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ। कहां से होगा ORI? कहां पर होगा? जहां पर 80 रिच सीक्वेंस होंगे, पूरे डीएनए की लेंथ में जहां 80 रिच सीक्वेंस होंगे, तो ORI पहचानने का तरीका है 80 रिच सीक्वेंस होंगे ORI में, और 80 रिच सीक्वेंस होने की वजह से वहां पर वीक होगा, और वीक होने की वजह से वहां पे डीएनए के दोनों स्टैंड आपस में सेपरेट आउट हो जाएंगे और रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा। चलेगा इतनी सी बात? आपकी एनसीईआरटी बुक में सिर्फ 2 एंजाइम का नाम लिखी हुई है, सिर्फ 2 एंजाइम का नाम, लेकिन यहां पर बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। रेप्लिकेशन इतनी सिंपल प्रोसेस नहीं है बस, लेकिन उसने सोचा आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो एनसीईआरटी बुक ने 2 एंजाइम के नाम सिर्फ लिखकर छोड़ दिया है। तो 2 एंजाइम के नाम तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बाकी के नाम सुनते रहना है, अच्छे लगे तो सुनते रहना, नहीं लगे तो भूल जाना। 2 याद रखने वाले एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज और दूसरा डीएनए लाइगेज। ये 2 नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। दूसरे एंजाइम पे क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि एनसीईआरटी पे नहीं दिया है, नॉलेज के लिए, अपने नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए सुन सकते हो, हम बताते रहेंगे बीच में, जानकारी के लिए बताते रहेंगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ 2 एंजाइम का नाम जहां लेंगे वहां कान खड़े करके सुन लेना। तो डीएनए रेप्लिकेशन कराने का काम कौन करता है? रिपीट करते हैं, डीएनए से डीएनए बनाने का काम। ध्यान समझना, यहां पर इसका नाम बड़ा बड़ा सा नाम दिया है, यहां पर देखो इतना बड़ा नाम है एंजाइम का, सुन लो इसका नाम क्यों पड़ा। डीएनए, सुन लो पूरा नाम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इतना बड़ा इसका नाम है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जिस एंजाइम का नाम इतना बड़ा बड़ा रिस्पेक्ट से लेना, इसका नाम गड़बड़ मत करना, आपके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसमें देखना कब कैसे नाम इसका बदलता है, नॉमेनक्लेचर सीख लो इसका थोड़ा सा, इसका नॉमेनक्लेचर, ये किससे बनाता है इस नाम से मालूम चलेगा। यहां पर जो वर्ड लिखा रहा है किस पर डिपेंडेंट है, किससे बनाएगा? डीएनए से बनाएगा। क्या बनाएगा?
तो डीएनए से डीएनए बनाता है, इसलिए इसका नाम हो गया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगर डीएनए से आरएनए बना रहा होता तो इसका नाम क्या होता? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए से आरएनए बना रहा होता तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए से डीएनए बना रहा होता तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जिससे बनाएगा उसका नाम ऊपर लिखना और जो बना रहा होगा उसका नाम नीचे लिखना, नीचे ऊपर नहीं, मतलब आगे पीछे। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मतलब डीएनए से डीएनए बनाने वाला एंजाइम। नाम इसके आगे पीछे मिलेंगे आपको, जहां पे नाम बदला हुआ मिले समझ जाना किससे क्या बना रहा है, गलती से नहीं हो गया वो मत समझ लेना। कहीं पर लिखा रहा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो क्या बना रहा होगा? डीएनए से आरएनए बना रहा होगा। आप नाम से मालूम कर सकते हो कि क्या किससे क्या बना रहा है। इसका पूरा नाम यही है, शॉर्टकट में इसको डीएनए पॉलीमरेज हम बोल सकते हैं या सिर्फ पॉलीमरेज बोल सकते हैं। पॉली मतलब मेनी, बहुत सारी चीजों को अगर ऐड कर रहा होगा। एज मतलब एंजाइम है, पॉलीमर बना रहा है, किसी चीज का पॉलीमर बनाने वाला एंजाइम है, इसलिए इसको पॉलीमरेज कहा गया। किसका पॉलीमर बनाता है? डीएनए बनाने समय किसका पॉलीमर बनाएगा? तो किसका पॉलीमर बनाएगा? मोनोमर का नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनाएगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बहुत सारे जाकर इकट्ठे कर देगा और बन जाएगा पॉलीमर। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसका पूरा नाम है, जो एंजाइम यहां पर काम करेगा मेन। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे नाम पढ़ेंगे, सुनते रहेंगे। तो डीएनए फॉर्क तो बन गया। ये एंजाइम की बड़ी सारी कंडीशन है, बहुत सारे लफड़े हैं। कंडीशन नंबर 1 ये कहता है, पहला कंडीशन कहता है, कंडीशन नंबर 1 ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड से डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा वहां पर बना पाएगा क्या? वहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन करा पाएगा? तो सिर्फ रेप्लिकेशन कहां करा सकता है ये? तो इट कैन वर्क ओनली इन द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे काम करेगा, मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क पर ही काम करेगा ये, और कहीं पर काम नहीं करेगा। कंडीशन नंबर 1 है इसकी। कंडीशन नंबर 2 है इसकी कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही डीएनए बनाएगा। रीड कौन सा करेगा? आपसे क्वेश्चन फंसाकर पूछता है, कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखो ये कौन सा प्राइम है? 5, और ये कौन सा है? 3 है। तो रीड कहां से कहां करेगा? 3 से। अच्छा, यहां पर हम अगर इस पॉइंट को काउंट करेगा वो, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? 5 कहलाएगा। ये 3 है तो इसके कंटेक्स्ट में ये 5 कहलाएगा। हम यहां से तक की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो आपका रीड कहां से कहां तक करेगा? 3 से 5 रीड करेगा। रीडिंग कहां से करता? रीडिंग फ्रेम इसका क्या है? 3 to 5। और बनाएगा क्या? सिंथेसिस जब करेगा अपना नया डीएनए, अगर यहां बनता है ये नया डीएनए, तो कैसे बनेगा? 5 से स्टार्ट करेगा और 3 तक बनाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रीडिंग कहां से कहां करता है? तो याद रखना, रीडिंग ये वर्ड आप लिख सकते हो कहीं पर चाहो तो। रीडिंग जो करता है, फ्रेम की रीडिंग, वो करता है 3 से 5 प्राइम की ओर करता है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीडिंग करता है। और सिंथेसिस किधर से किधर करता है? न्यू स्ट्रैंड। सिंथेसिस जो करता है, ये सिंथेसिस करता है हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। ये रूल्स है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो रीडिंग फ्रेम, उसका रीडिंग फ्रेम कौन सा होता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और उसका सिंथेसिस फ्रेम कौन सा होता है जो नया बनता है? वो हमेशा ऑलवेज 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये रूल है। कोई बात यहां तक समझने में कोई दिक्कत लग रही है तो 3-4 रूल बता दिए। पहला रूल नंबर बताए कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैंड डीएनए पर काम करेगा। सिंगल स्टैंड डीएनए पर वर्क करेगा, मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क पर वर्क करेगा जहां पर सिंगल स्टैंडर्ड हो। दूसरा रूल, 3 प्राइम से 5 प्राइम को स्टैंड को रीड करेगा और बनाएगा कौन सा स्टैंड? 5 प्राइम से 3 प्राइम बनाएगा, सिंथेसिस करेगा। ये अक्सर क्वेश्चन में आता है क्योंकि ये ऐसा ही करेगा और कोई कुछ नहीं कर सकता इसका उल्टा। दूसरा चीज बताते हैं आपको कि ये जब बनाएगा तो ये ऐसे नहीं बनाता, बोलता हम प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट किसी और से करवाओ। काम हम करेंगे लेकिन स्टार्ट कोई और करे उसको। जैसे कि स्टैंड हम लगाएंगे नहीं, स्टैंड कोई और लगाए, बाकी फिर हम बनाते रहेंगे वीडियो। तो स्टार्टअप कोई और करवाएगा,
तो ये भी बड़ा रईस वाला है, बोलता है स्टार्टअप किसी और से करवाएंगे। स्टार्टअप करने के लिए ध्यान समझना, यहाँ पर एक नया नाम आ रहा है। स्टार्टअप करने के लिए यहाँ पर जहां से बनना स्टार्ट होना है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाले पॉइंट पर, वहां पर एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा बनेगा। आरएनए का टुकड़ा, छोटा सा आरएनए का टुकड़ा आकर जुड़ेगा स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस। और ये आरएनए का टुकड़ा स्टार्ट करने के लिए आएगा और इसका कोई नौकर अगर काम करेगा, ये वाला काम ये खुद नहीं करेगा। इसके नौकर का नाम है प्राइमेज एंजाइम। एंजाइम का नाम है प्राइमेज, याद नहीं करना है, आपको याद हो जाए तो अलग बात है। एंजाइम यहां पर काम करेगा, प्राइमेज नाम का एंजाइम, और लाकर छोटा सा टुकड़ा सॉर्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड का छोटा टुकड़ा, लगभग 8, 10, 12 बेस पेयर का 10-12 बेस पेयर का छोटा टुकड़ा आकर यहां पर इनिशिएट करेगा और ये आरएनए होगा, डीएनए नहीं होगा। हाँ, 5 से स्टार्ट करेगा, ये 5 से स्टार्ट करेगा और 3 तक इतना सा बनाएगा छोटा टुकड़ा। तो 5 से 3 तक छोटा सा सिंथेसिस करेगा, छोटा टुकड़ा आरएनए का सिंथेसिस करेगा। इस टुकड़े का नाम होगा प्राइमर। स्टार्ट हुई यह प्रोसेस तो प्राइमर नाम होगा इस टुकड़े का। प्राइमर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज प्राइमर? इट इज अ शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड आरएनए बेस पेयर। छोटा सा आरएनए का बेस पेयर है जो कहां पर आकर बाइंड करता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर आकर बाइंड करता है स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस। इस टुकड़े का नाम होगा प्राइमर। और प्राइमर डीएनए होता है या आरएनए? याद रखिएगा, आरएनए का टुकड़ा है, शॉर्ट आरएनए का टुकड़ा, छोटा सा आरएनए का टुकड़ा है, बहुत छोटा सा। और छोटा सा आरएनए का टुकड़ा आकर यहां पर इनिशिएट करेगा, प्रोसेस को इनिशिएट करा रहा है। और इस एंजाइम का नाम जो प्राइमर को आकर जोड़ता है, उस एंजाइम का नाम होगा प्राइमेज। ASE लगा दो प्राइमर के आगे, तो प्राइमेज एंजाइम इस काम को कराएगा। तो यहाँ पर काम जो करता है एंजाइम का नाम है प्राइमेज, जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है लेकिन जानकारी के लिए दे दिए हम। तो यहाँ पर इसका नौकर आएगा, पहले काम करेगा, स्टेन लगाएगा, फिक्स करेगा। कौन आएगा यहाँ पर काम करने के लिए? प्राइमेज नाम का एंजाइम आएगा और छोटा सा आरएनए का टुकड़ा यहाँ पे आकर बाइंड कर देगा, स्टार्टअप करेगा। अब बोलेगा नाउ आई एम रेडी। अब कौन सा आएगा? मेन मालिक आएगा। मालिक का नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अब यहां पर आकर काम शुरू करेगा अपना। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत ही इफिशिएंट एंजाइम, आपकी बुक ने लिखा है, बहुत ही इफिशिएंट है ये एंजाइम। इसके नखरे ऐसे नहीं सहेलेंगे हम, इतने सारे नखरे कर रहा है तो क्यों सहेंगे? क्योंकि बहुत ही इफिशिएंट एंजाइम है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज वेरी वेरी इफिशिएंट एंजाइम, बहुत इफिशिएंट है। 1 सेकंड में कितना काम कर देता है? 1 सेकंड में लगभग 2000 बेस पेयर को आकर ऐड कर सकता है, इतना स्पीड से काम करता है, बहुत स्लो नहीं है, इतना फास्ट काम करता है। 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर को ऐड करने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड लगेगा, लिखा हुआ आपकी एनसीईआरटी बुक में, अंडरलाइन कर सकते हो। एक बेस पे आपका 2000 बेस पेयर पर सेकंड की स्पीड से आपका ये रेप्लिकेशन कर सकता है, स्टैंड बना सकता है, इतना इफिशियंट है ये। सेकेंड्स आगे पीछे भाग रहा होगा, समझाते समय जो आ गया मुंह में बता देते हैं पहले, ठीक है, बाद में एनसीईआरटी से रीड कर देंगे। तो 2000 बेस पेयर पर सेकंड की स्पीड से काम करता है, इसकी स्पीड